तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इंग्लिश ग्रामर के आज के क्लास में। इसमें हम लोग सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नाउन के बारे में समझेंगे और कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसको हम लोगों ने 8 ग्रुप में बांट दिया है और वो अपने काम के अनुसार सेंटेंस में यूज होते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसका डिफिनेशन हमारे सामने आता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर divided into 8 group according to their work they do in a sentence। मतलब कि इंग्लिश के जो भी वर्ड है हम लोगों ने उसको 8 ग्रुप में बांट दिया है और वो अपने काम के अनुसार सेंटेंस में यूज होते हैं। इसका एग्जांपल आता है, हमारा सबसे पहले एग्जांपल हो गया इसका नाउन, सेकंड वाला एग्जांपल हो गया प्रोनाउन, थर्ड वाला हो गया एडजेक्टिव, फोर्थ वाला हो गया वर्ब, फिफ्थ वाला हो गया एडवर्ब, सिक्स वाला हो गया प्रीपोजिशन, सेवन वाला कंजक्शन और एट वाला हो गया आपका इंटरजेक्शन। तो इतना तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इसके बाद कुछ की कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं जो कि हमारे आगे के इंग्लिश ग्रामर में हेल्प करेगी। तो आइए हम लोग समझते हैं उसके बारे में। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। हमारा अगला हेडिंग होगा की कॉन्सेप्ट का, जो कि हमारे आगे आने वाले इंग्लिश ग्रामर में हेल्प करेंगे। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने की कॉन्सेप्ट का हेडिंग डाल लिया है। इसमें हमारा सबसे जो पहला पॉइंट होगा वो होगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने का काम नाउन और प्रोनाउन का होता है। जो भी सेंटेंस हुआ, जो सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ, उसको बनाने का काम नाउन या प्रोनाउन करता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल हो गया राम इट्स अ मैंगो। इसमें हमारा जो राम हो गया वो नाउन हो गया और मैंगो भी नाउन हो गया। हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही राम किल्ड हिम। जो इसमें राम हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, वो कि नाउन हो गया, और जो हिम हो गया वो प्रोनाउन हो गया। तो आइए हम लोग एक एक करके आगे समझते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, हमारा सबसे पहला जो होगा पॉइंट होगा वो होगा कि किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने का काम बनाने का काम नाउन और प्रोनाउन का होता है। नाउन और प्रोनाउन का होता है। प्रोनाउन का होता है। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने लिखा है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने का काम नाउन और प्रोनाउन का होता है। मैंने आपको एग्जांपल देकर भी समझा दिया। उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर और क्या लिखना है, इसका हम लोग एग्जांपल ही लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया राम इट्स अ मैंगो। तो जो इसका सब्जेक्ट हो गया वो राम है, वो नाउन है, और जो इसका ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो वो भी एक नाउन है। हम सेकंड वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया था, राम किल्ड हिम। राम ने उसे मार दिया।
इसमें जो इसका सब्जेक्ट हो गया वो भी नाउन हो गया, जो इसका ऑब्जेक्ट हो गया वो प्रोनाउन हो गया। तो इतना तक हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग आगे का हेडिंग समझेंगे, अब हम लोग आगे का पॉइंट देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो हमारा सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो कहता है कि जो नाउन है उसका जन्म सिंगुलर रूप में हुआ है। जो भी नाउन है मतलब उसका जन्म सिंगुलर रूप में हुआ है, उसमें हम लोग एस या ई एस लगाकर उसको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट बोलता है कि नाउन का जन्म सिंगुलर रूप में हुआ है। सिंगुलर रूप में नाउन का जन्म सिंगुलर रूप में हुआ है। इसमें हम लोग एस या ई एस जोड़कर इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा नाउन प्लस एस या ई एस इज इक्वल टू प्लूरल फॉर्म। आप देख सकते हैं मैंने इसको बोल भी दिया है और एक बार पढ़ भी देता हूँ। जो नाउन का जन्म हुआ है वो सिंगुलर रूप में हुआ है। इसमें हम लोग एस या ई एस जोड़कर इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट देख लेते हैं आगे का। इसमें हम लोग वर्ब के बारे में समझेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं वर्ब का जो जन्म हुआ है, वर्ब का जन्म प्लूरल फॉर्म में हुआ है। प्लूरल फॉर्म में हुआ है। इसमें हम एस या ई एस जोड़कर एस या ई एस जोड़कर इसको हम सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग इसका एग्जांपल देख लेंगे। सबसे पहले मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। वर्ब का जो जन्म है वो प्लूरल फॉर्म में हुआ है और इसमें हम लोग एस या ई एस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो वर्ब हो गया वो सिंगुलर फॉर्म में हुआ
इसमें हम लोग एस या ईएस जोड़कर इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लूरल। मैं हट जाता हूँ, आप लोग ये पॉइंट नोट कर लें, इसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। इसके हम लोग एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं। जो वर्ब में क्या एग्जांपल दूं आपको, जैसे वर्ब में इसका एग्जांपल हो गया गो, जो हो गया वो आपका प्लूरल हो गया। उसके बाद जो गोज हो गया वो सिंगुलर हो गया। उसके बाद रन देख लेते हैं, जो रन हो गया वो सिंगुलर हो गया, रन्स प्लूरल हो गया। तो इतना तक हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ आगे का और एक पॉइंट है, उसके बाद हम लोग नाउन स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, ये पॉइंट में कहता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करोगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब भी प्लूरल यूज करोगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाकर आपको लिख भी दिया है, जिससे आपको इजीली समझने में होगी। इसमें हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है ही, तो इसके साथ जो सिंगुलर वर्ब होगा वो इज होगा। उसके बाद दिया है सी, इट और नेम, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट आपका। इसके साथ हम लोग केवल सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि हो गया आपका इज, एम, वाज, हैज, ये सिंगुलर वर्ब आपका हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमारा आ जाता है वी, यू, दे और डबल नेम। डबल नेम मीन्स कि जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट आता है इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब में आपका हो गया आर, वर, हैव। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच और कुछ की कॉन्सेप्ट समझे थे, जो कि इंग्लिश ग्रामर के लिए हमारे इम्पोर्टेंट थे। अब हमारा अगला हेडिंग था नाउन, तो हम लोग ने नाउन हेडिंग डाल दिया है। अब इसका हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो डिफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको इसका एक मोटा मोटी तौर पर आपको इसका कुछ आइडिया दे देता हूँ कि नाउन होता क्या है। तो हम लोग नाउन को ऐसे समझेंगे कि इस संसार में किसी चीज का नाम हो उसको हम लोग नाउन कहेंगे। जैसे कि मेरा नाम रोहित हो गया, सोहित हो गया, उसे नाउन कहेंगे। या फिर किसी शहर का नाम हो गया, जैसे पटना, दिल्ली, आरा, बॉम्बे, इसको हम लोग नाउन कहेंगे। तो हम लोग और आगे बात करेंगे, हम लोग इसका भी डिफिनेशन देखते हैं। तो मैंने डिफिनेशन में इसका लिखा हुआ है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन एक, हम लोग नाउन को एक नेमिंग वर्ड कहेंगे। मतलब ये डिफिनेशन कहता है कि जो भी वर्ड है जिसका नाम है उसको हम लोग नाउन कहेंगे। मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि अगर इस संसार में किसी चीज का अगर नाम है तो हम लोग उसको नाउन कहेंगे। इसका एक और डिफिनेशन है जो इससे मिलता जुलता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। तो आपने समझ लिया अच्छी तरह से, नाउन को हम लोग ने अभी समझ लिया। अब उसके बाद हम लोग टाइप्स या काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो नाउन हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। मैंने लिखा हुआ है डिफिनेशन में, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो हमारा पहला वाला नाउन आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन हम लोग अभी एक मोटा मोटी तौर पर समझ लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके हेडिंग डालकर अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या कहता है। तो इसका डिफिनेशन होगा, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्टिकुलर या प्रॉपर पर्सन, तो मतलब प्रॉपर नाउन ये कहता है कि किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि का जो नाउन बोध कराता हो हम लोग उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। इससे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लें कि अगर आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में सभी बच्चे हैं, सभी स्टूडेंट हैं, उसमें से अगर आपका नाम अगर लेकर बुलाया जाए तो उसमें आप प्रॉपर पर्सन हो गए, मतलब एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो गए। जैसे कि पूरा क्लास में बैठा हुआ है बच्चा, आपको रोहित नाम से कहकर बुलाया गया, तो उस क्लास में आप एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो गए। तो उसी को हम लोग आपको प्रॉपर नाउन के अंदर रखेंगे। उसके बाद हमारा आता है सेकंड नंबर पर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम लोग किसे कहेंगे?
तो मैंने जैसे आपको पहले ही एग्जांपल दिया, उसी से हम लोग समझ लेंगे कि जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में आपको मैंने रोहित नाम से नहीं बुलाया, मतलब कि जितने स्टूडेंट हैं उतना को हम लोग ने एक ही बार में इसे डिफाइन कर दिया एक क्लास का, तो वो कॉमन नाउन के अंदर आएगा। जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए सभी बच्चे स्टूडेंट हैं, तो मैंने स्टूडेंट करके आपको बोधित किया, तो आप कॉमन नाउन के अंदर आ जाएंगे। तो आप लोग ने समझ भी लिया होगा, इसका डिफिनेशन है अ कॉमन नाउन रिफर्स टू द कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इतना तक हम लोग ने समझ लिया। अब हमारा थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन, कि हम लोग कलेक्टिव नाउन किसे बोलेंगे। तो कलेक्टिव नाउन हम लोग, ये जो कलेक्टिव नाउन है ये ग्रुप में रिफर्स करता है, जो कि इसका मतलब कि ग्रुप को लेकर चलता है। इसमें जैसे आर्मी आ जाएगा, बंच ऑफ ग्रेप्स आ जाएगा, या बंच ऑफ की आ जाएगा, मतलब कि जो नाउन ग्रुप को कंटेन करे उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। उसके बाद हमारा 4 नंबर पर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम लोग किसे कहेंगे, तो जो मटेरियलिज्म चीज होगी, जैसे कि जिस चीजों को हम लोग ज्यादातर माप या तौल कर देते हो, जिसको हम लोग आसानी से गिन नहीं सकते, उसको हम लोग मटेरियल नाउन के अंदर रखेंगे। जैसे कि आपका राइस हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, इन सभी चीजों को हम लोग मतलब माप और तौल कर ही देते हैं, इसको हम लोग एक एक करके गिन नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। अब हमारा 5th नंबर पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसे कहेंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो वो एक फीलिंग ही टाइप का होता है, जिसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं, उसे हम लोग टच नहीं कर सकते, मतलब टच या देख नहीं सकते, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखेंगे। इसमें हम लोग हवा को रख सकते हैं कि हवा को केवल हम लोग फील कर सकते हैं। क्या हम लोग हवा को टच कर सकते हैं, क्या हम लोग हवा को देख सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। हम लोग केवल हवा को केवल हम लोग फील कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है हैप्पीनेस, सैडनेस, इसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं। तो इतना हम लोग ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके इन सब का डिफिनेशन देखते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन को अच्छी तरीके से समझ लिया था। काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने आपको प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ बताया था, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर से भी अच्छे से बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन वही हुआ, नाउन के अंदर ही आता है, बट ये किसी खास पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को डिनोट कर देता है। मतलब कि कोई भी पर्सन हो गया, उस पर्सन का नाम ले लेगा तो वो खास हो गया। कोई प्लेस हो गया, उसका नाम ले लिया, बॉम्बे, दिल्ली, ये सब वगैरह हो गया, तो उस प्लेस का नाम ले लिया तो वो खास प्लेस हो गया। या कोई थिंग हो गया, जैसे जूता वगैरह, चप्पल वगैरह, किसी ब्रांड का नाम ले लिया तो मतलब खास हो गया, उसके लिए वो चीज खास हो गई, इसलिए हम उसको प्रॉपर नाउन के अंदर रखेंगे। तो इसका डिफिनेशन को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन कहता है द नाउन विच डोनेट्स प्रॉपर पर्सन, एनिमल और थिंग। वो नाउन जो कि किसी भी प्रॉपर पर्सन, एनिमल और थिंग को डिनोट करे, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। मैंने कुछ पॉइंट भी बना लिया है जिससे आपको आसानी होगी समझने में। मैंने प्रॉपर पर्सन पे बना लिया है, किसी भी ये मतलब कि ये किसी प्रॉपर पर्सन को डिनोट कर रहा है। प्रॉपर पर्सन में हमारे आ गए अमन या रानी, ये पर्सन है। जैसे मैंने मान लीजिए कि कोई भीड़ है, उसमें से उस भीड़ में से मैंने 2 व्यक्ति का नाम बुला दिया, जैसे अमन हो गया, रानी हो गई, तो उस भीड़ में से ये दोनों मेरे लिए प्रॉपर हो गए, मतलब पार्टिकुलर पर्सन हो गए, खास पर्सन हो गया, इसलिए ये प्रॉपर पर्सन के अंदर आएंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर प्लेस का नाम रखते हैं, तो किसी प्रॉपर पैलेस में हम लोग ने 2 जगह का नाम रख दिया, जैसे कि आरा हो गया, पटना हो गया, ये 2 खास जगह हो गए, इसीलिए प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। थर्ड वन हमारा हो जाता है प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग के अंदर मतलब कि कुछ भी खास चीज, जो कि मतलब कि वो कोई चीज है, उसमें हम लोग किसी चीज का नाम रख दिए तो वो खास हो गया हमारे लिए। इसमें मैंने रख दिया है कैंपस का शू हो गया, आपका बाटा का शू हो गया, ये दोनों मतलब मैंने चीज के मतलब आगे मैंने ब्रांडिंग का नाम कर दिया, तो ये दोनों खास हो गए, इसलिए हमारे प्रॉपर थिंग में आ गए। तो हम लोग ने अच्छी तरीके से समझ लिया प्रॉपर नाउन को, कि किसी भी चीज को जो मतलब कि खास हो जाता है, वो नाउन जो खास हो जाता है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, इसका पहला जो कॉन्सेप्ट है, इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जो प्रॉपर नाउन आपका हो गया, उसका जो पहला लेटर स्टार्ट होगा सेंटेंस का, वो कैपिटल लेटर होगा। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। जो प्रॉपर नाउन हो गया वो हमेशा सिंगुलर होगा, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा और वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि जो किसी भी जो सब्जेक्ट जो हो गया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हम लोग उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे।
उसके बाद हमारा थर्ड वाला पॉइंट आता है। थर्ड वाला पॉइंट हमें कहता है कि 90% केस में इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब दो प्रोपर नाउन के बीच तुलना किया जाए तो सेकंड वाले पर्सन प्रोपर नाउन के साथ द का प्रयोग किया जाता है। थर्ड वाला पॉइंट हमें कह रहा है कि प्रोपर नाउन में 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल मीन्स ए एन दी का प्रयोग 90% केस में नहीं किया जाएगा प्रोपर नाउन के, लेकिन अगर दो प्रोपर नाउन के बीच में तुलना होगी तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा और वो आर्टिकल केवल द होगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी देकर समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे भारत में एक प्रसिद्ध पोएट थे, प्रसिद्ध कवि थे, जिनका नाम था कालिदास। तो हम लोग कालिदास से एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो हम लोग कालिदास को बोल देते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो आप समझेंगे कि इसमें दो प्रोपर नाउन आ गया, एक तो हो गया कालिदास और दूसरा हो गए शेक्सपियर। दोनों पोएट थे, इन दोनों के बीच में हमें तुलना करनी थी। तो मैंने आपको बोला कालिदास इज, इसके बाद मैंने द लगाया क्योंकि हमें दो नाउन के बीच में तुलना करनी थी, कालिदास के और शेक्सपियर के, इसलिए मैंने आपको कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इससे आप समझ गए। मैं इसको आपको एक और एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। मैं किसी भी जगह का नाम से आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे भारत में एक कश्मीर है, तो हम लोग कश्मीर को स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। कहीं कहीं जगह पर हम लोग कश्मीर को सुंदरता को स्विट्जरलैंड से भी जोड़ते हैं। तो हम लोग जैसे कहते हैं ना कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कि कश्मीर हमारे भारत का स्विट्जरलैंड है। तो इसमें आपके दो प्रोपर नाउन आ गए। प्रोपर प्लेस का मैंने आपको बताया, जैसे कश्मीर हो गया एक प्रोपर नाउन, उसके बाद हो गया स्विट्जरलैंड। तो इसमें दोनों का नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा था, इसलिए अब मैंने स्विट्जरलैंड के आगे द का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो इससे आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब हम लोग इसके आगे का बात करेंगे।